वैज्ञानिकों ने जूडिया की रेत में डूबे हुए एक ऐसे पिरामिड की खोज की है जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। थोड़ी खुदाई के बाद उन्हें पता चला कि इसमें 2000 से अधिक वर्षों से अछूता खजाना और ऐतिहासिक रहस्य छिपे थे जिन्हें हम अब जान सकते हैं। मृत सागर से 2600 फीट ऊपर जोहर किले के स्थल पर पुरातत्वविद उन पांडुलिपियों की तलाश कर रहे थे जो इस स्थल के इतिहास के बारे में नई जानकारी प्रदान कर सकें। ये खुदाई मूल रूप से अधिकारियों द्वारा शुरू किए गए एक लंबे समय से चले आ रहे अभियान का हिस्सा थी। इसका लक्ष्य इन स्थलों को लूटपाट और अनधिकृत खुदाई से बचाना था। उन्हें जिसकी उम्मीद नहीं थी वो था एक पहाड़ी की चोटी पर बना पिरामिड के आकार का ढांचा जो हाथ से तराशे गए पत्थरों से बना था, जिनमें से प्रत्येक का वजन सैकड़ों पाउंड था। पहले तो विशेषज्ञों को लगा कि ये सिर्फ एक मकबरा है, लेकिन जल्दी उन्होंने मूल दीवारों के आकार पर ध्यान दिया और समझ गए कि ये टीला एक निर्माण था। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि किसी ने ढांचे के ऊपरी हिस्से में खुदाई की थी। शायद लुटेरों ने, जिन्हें वहां कुछ कीमती चीज दिखी होगी। सौभाग्य से अधिकांश ढांचा अभी भी रेत में दबा हुआ था, इसलिए सबसे मूल्यवान खोजें नजरों से छिपी रहीं। खुदाई के पहले सप्ताह में स्वयंसेवकों को पेपिरस के टुकड़े, कांसे के फूलदान और यहाँ तक कि प्राचीन फर्नीचर भी मिले जो असाधारण रूप से अच्छी तरह से संरक्षित थे। सहस्राब्दियों से उन कलाकृतियों को सुरक्षित रखने में रेगिस्तानी जलवायु एक बड़ी सहयोगी रही थी। हवा में नमी कम होने से फफूंद नहीं लग पाती, इसलिए लकड़ी और रेशों जैसे जैविक पदार्थ टूटने और खराब होने से बचे रहते हैं। परिकल्पनाओं ने सुझाव दिया कि पिरामिड प्रथम मंदिर काल के दौरान बनाया गया था। हालांकि नई खोजों से पता चला है कि ये अधिक हाल का है, हेलेनिस्टिक काल का। इसे और इस तथ्य को देखते हुए कि ये ढांचा 2200 साल पुराना है, ऐसा माना जाता है कि ये संभवतः मैसेडोनिया के प्रसिद्ध प्राचीन यूनानी राजा सिकंदर महान की मृत्यु के कुछ समय बाद बना था। उस समय उनके सेनापतियों ने पूर्व से सेल्यूसिड साम्राज्य को विभाजित कर दिया था। टॉलेमी ने मिस्र और आसपास के क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया, जिसमें मृत सागर क्षेत्र भी शामिल था, जबकि सेल्यूकस ने उत्तर पर नियंत्रण कर लिया, जो अब मध्य पूर्व का हिस्सा है। अभी भी निश्चित रूप से ये ज्ञात नहीं है कि पिरामिड टॉलेमी या सेल्यूसिड्स के शासन में बनाया गया था या नहीं। इस स्थल पर टॉलेमी के सिक्के और सेल्यूसिड साम्राज्य के सिक्के दोनों मिले हैं। फिर भी कई विद्वानों का मानना है कि यह तब बनाया गया था जब यह क्षेत्र टॉलेमी के नियंत्रण में था। साक्ष्य ये भी बताते हैं कि इमारत अपनी लंबी उम्र के बावजूद किसी समय ढह गई थी, लेकिन प्राचीन मिस्र वासियों द्वारा इसे छोड़े जाने का कारण ये नहीं था, जिससे ये सवाल उठता है कि इसे किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था। कुछ लोगों का मानना है कि पहाड़ी की चोटी पर इसके सुंदर स्थान के कारण इसका उपयोग मकबरे के रूप में किया जाता था। दूसरों का मानना था कि इसने एक ऐतिहासिक स्मारक के रूप में कार्य किया होगा। हालांकि सबसे मजबूत सिद्धांतों में से एक ये है कि पिरामिड एक प्रहरी दुर्ग था जो एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग की रक्षा करता था, जिसके माध्यम से मृत सागर से नमक और बिटुमिन संसाधनों को तटीय बंदरगाहों तक पहुंचाया जाता था। उनका ये भी मानना है कि इसका उपयोग टॉलेमिक अधिकारियों द्वारा यात्रियों से कर वसूलने के लिए किया गया होगा। ये हमारे आधुनिक समय के टोल बूथों या बंदरगाह निरीक्षण एजेंसियों के समान कुछ रहा होगा। हालांकि पेपायरस दस्तावेजों की सामग्री एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन इसकी बहुत संभावना है कि उन्हें ग्रीक वर्णमाला का उपयोग करके लिखा गया था। और कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि वे कर दस्तावेज हो सकते हैं, जो इस सिद्धांत को देखते हुए बिल्कुल सही बैठता है कि पिरामिड एक गार्ड टावर था। टीम इसे एक दिलचस्प ऐतिहासिक रहस्य मानती है जिसे खुदाई सुलझाने में मदद कर रही है, लेकिन ये खोज पूरे रेगिस्तान में रेत के कण के समान है। ये खुदाई एक बड़ी परियोजना का हिस्सा है जो काफी समय से चल रही है, और अकेले पिछले 8 वर्षों में इसने 111 मील की रेगिस्तानी चट्टानों को स्कैन किया है और उस दायरे में लगभग 900 गुफाओं की पहचान की है। रैपलिंग उपकरण, उन्नत तकनीक और विशेष दस्तावेजीकरण विधियों का उपयोग करते हुए पुरातत्वविदों ने छिपे हुए स्क्रॉल, लकड़ी के औजार, कालीन, चमड़े के सामान और यहाँ तक कि खजाने जैसी हजारों दुर्लभ वस्तुओं की खोज की। उनके लिए जूडियन रेगिस्तान एक प्राचीन तिजोरी है जो अपने रहस्यों को उजागर करने के लिए खुलने का इंतजार कर रही है। रहस्यमय पिरामिड मिलने से कुछ साल पहले उन्होंने एक गुफा की खोज की थी जिसने लगभग 1900 साल पहले यहूदी विद्रोहियों के लिए शरण स्थली के रूप में काम किया था। ये स्थल एक चट्टान के शीर्ष से लगभग 262 फीट नीचे था और इसकी कठिन पहुंच के कारण अभी तक इसकी खोज नहीं की गई थी। अंदर उन्हें डेड सी स्क्रॉल के पहले से अप्रकाशित अंश मिले जिनमें ग्रीक में लिखे धार्मिक मार्ग शामिल थे। पेपिरस की अच्छी स्थिति के कारण पाठ की 11 पंक्तियों का पुनर्निर्माण किया गया, जिससे वैज्ञानिक उनकी व्युत्पत्ति संबंधी सामग्री की पहचान करने में सक्षम हुए।
शायद सबसे अच्छी बात यह थी कि संरक्षण में कोई समस्या नहीं आई। रेगिस्तान की शुष्क और गर्म परिस्थितियों के कारण कलाकृतियां एकदम सही स्थिति में थी और वहां अन्य ऐतिहासिक खजाने भी थे। टीमों को दुर्लभ सिक्के, 6000 साल से अधिक पुराना आंशिक रूप से ममीकृत कंकाल मिला जिसमें त्वचा, टेंडन और यहाँ तक कि बालों की लटें भी थीं। पौधों के रेशों से बनी एक विशाल टोकरी भी थी जिसे दुनिया की सबसे पुरानी टोकरी माना जाता है, जो 10,000 साल से भी अधिक पुरानी है। 26 गैलन तक की क्षमता वाली ये टोकरी मिट्टी के बर्तनों के आविष्कार से लगभग 1000 साल पहले बनाई गई थी। ऐतिहासिक खजानों की बात करें तो एक और खजाना है जिसने वैज्ञानिक समुदाय का ध्यान खींचा है। कपड़े का एक छोटा टुकड़ा जो लगभग 3800 साल पुराना है। लेकिन ये सिर्फ एक साधारण कपड़े से कहीं अधिक है। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में कई बार वर्णित दुर्लभ लाल रंग से रंगा हुआ ये खोज स्कारलेट वर्म्स के रूप में जाने जाने वाले कीड़ों से बने डाई से रंगे कपड़े का सबसे पुराना ज्ञात प्रमाण है। यहीं से ये गहरा लाल रंग आता है। ये रॉयल ब्लू और बैंगनी की तरह एक कीमती रंग था क्योंकि वे कीड़े ओक के पेड़ों में रहते थे और साल में केवल कुछ समय के लिए ही मिलते थे। इसलिए वे रंग पुजारियों के कपड़ों जैसे पवित्र कपड़ों के लिए आरक्षित थे जो पद और धार्मिक महत्व को दर्शाते थे। और हालांकि पुरातत्व के लिए इस खोज का बहुत महत्व था, लेकिन इसका आकार वास्तव में बहुत छोटा था, जो 1 इंच से भी कम था। ये टुकड़ा 2016 में तथाकथित केव ऑफ स्कल्स में खुदाई के दौरान मिला था, लेकिन ये ठीक से पता नहीं है कि ये कपड़ा वहां कैसे पहुंचा। विशेषज्ञों के अनुसार ये इस बात का प्रमाण है कि लोग लगभग 3800 साल पहले से ही ऊनी रेशों को रंगना जानते थे। यह हमें इस बात का सबूत भी देता है कि प्राचीन कपड़ा उद्योग ने जानवरों का उपयोग उसी समय शुरू कर दिया था जब लोगों ने लिखित स्रोत बनाना शुरू किया था। इस प्रकार के रंग का उपयोग करके रंगे गए कपड़ों को हाल के समय में भी दर्ज किया गया था। लेकिन जो चीज इस टुकड़े को वास्तव में खास बनाती है वो यह है कि यह किसी भी अन्य टुकड़े से बहुत पुराना है। एक और महत्वपूर्ण खोज 1980 में हुई थी जब वैज्ञानिकों को 1000 साल से भी ज्यादा पुराना बीज मिला था जो शेबा नाम के एक रहस्यमयी पेड़ में बदल गया। उन्होंने इस पौधे को उगाने में 14 साल बिताए जो अब लगभग 10 फीट ऊंचा है। बाद में पता चला कि ये पेड़ों के एक विलुप्त वंश का हो सकता है जो इस क्षेत्र में उगते थे। ये बीज 993 और 1202 ईस्वी के बीच का है और उनका मानना है कि शेबा एक बाइबल का पेड़ हो सकता है जो आमतौर पर उपचार से जुड़ा होता है। हालांकि पेड़ में फूल न आने के कारण सटीक प्रजाति की पहचान करना संभव नहीं हो पाया है, लेकिन हम जानते हैं कि ये कॉमीफोरा वंश का है जो मिर जैसे प्रसिद्ध अफ्रीकी पौधों से संबंधित है। लेकिन समय ने कुछ और भी खास उजागर किया है। इसकी पत्तियों और राल में ऐसे यौगिक भरपूर मात्रा में होते हैं जिनमें औषधीय, एंटीऑक्सीडेंट और त्वचा को आराम देने वाले गुण होते हैं। इसका मतलब है कि ये पेड़ एक भूले हुए वंश का प्रतिनिधित्व कर सकता है जिसकी राल का औषधीय मूल्य था और जिसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इससे पता चलता है कि प्राचीन लोग वनस्पति चिकित्सा का उपयोग कैसे करते थे। प्राचीन मिस्र जितनी रहस्यमयी सभ्यताएं बहुत कम है। एक शक्तिशाली साम्राज्य जो 3000 वर्षों से अधिक समय तक चला। इसने हमें पिरामिड दिए जो आज भी खड़े हैं और ऐसी पौराणिक कथाएं जो आज भी प्रेरित करती हैं। ये पृथ्वी पर सबसे अधिक खोजे गए स्थानों में से एक है। फिर भी किसी न किसी तरह हमें अभी भी रोमांचक चीजें मिलती होती हैं। एबिडोस में पुरातत्वविदों ने अभी 3600 साल पुरानी एक शाही कब्र का पता लगाया है। ये बहुत विशाल है। इसके प्रवेश द्वार पर देवताओं के सुनहरे चित्रलिपि बने हुए हैं, लेकिन फिरौन का नाम वो वहां नहीं है। उदैर, ये शासक कौन था और ये मिस्र की कहानी में कौन सा नया अध्याय खुल सकता है? यदि मिस्र में कोई ऐसी जगह है जहां जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा धुंधली लगती है तो वो एबिडोस है। प्राचीन मिस्र वासियों के लिए यह पवित्र भूमि थी। उनका मानना था कि ये ओसिरिस का दफन स्थल था, वो देवता जिसकी वास्तव में मृत्यु हो गई थी, जिसके अवशेष अलग कर दिए गए थे और जो पाताल लोक पर शासन करने के लिए फिर से जीवित हो गया था। इस कारण से एबिडोस मिस्र का आध्यात्मिक मिलन स्थल बन गया। फिरौन ने यहाँ अद्भुत मंदिर बनवाए, जैसे सेटी का मंदिर जो अपनी राजाओं की सूची के लिए प्रसिद्ध है। एक ऐसी दीवार जिसमें 76 फिरौन के नाम खुदे हुए हैं। पूरे मिस्र से तीर्थयात्री यहाँ आते थे, चढ़ावा चढ़ाते थे और ओसिरिस उत्सवों में भाग लेते थे, जहाँ उनकी मृत्यु और पुनर्जन्म का औपचारिक रूप से पुनर्मंचन किया जाता था। ये केवल प्रतीकात्मक पूजा नहीं थी, ये मिस्र का कॉमिक कॉन जैसा संस्करण था। लेकिन सुपर हीरो की वेशभूषा धारण करने के बजाय लोग देवताओं के पुनर्जीवित होने का अभिनय करते थे।
जाहिर है फिरौन में ओसिरिस के जितना संभव हो सके उतना करीब दफन होने की होड़ लगी रहती थी। एबिडोस आंशिक रूप से कब्रिस्तान, आंशिक रूप से पवित्र शहर और आंशिक रूप से परलोक की बीमा पॉलिसी बन गया। हजारों साल आगे बढ़े और हमें अभी भी एबिडोस के आसपास उल्लेखनीय चीजें मिलती हैं। हाल ही में खोजी गई कब्र के मामले में भी ऐसा ही है। 2025 की शुरुआत में अमेरिका और मिस्र के शोधकर्ताओं की एक संयुक्त टीम ने अनुबिस पर्वत नामक एक चट्टानी उभार के नीचे खुदाई करने का फैसला किया। आपको अनुबिस याद होगा, सियार के सिर वाला देवता जो कब्रिस्तानों की रक्षा करता था। खोजी गई शाही कब्र सतह से 23 फीट नीचे छिपी हुई थी। अफसोस की बात है कि भले ही ये इतने लंबे समय तक पुरातत्वविदों से बचा रहा, लुटेरे बहुत पहले ही खजाना लेके भाग गए थे। वे निश्चित रूप से बता सकते थे कि यह किसी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति की कब्र थी, ठीक उसी तरह जैसे आप बिना फर्नीचर वाली हवेली में घूम सकते हैं और फिर भी यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वहां कोई अमीर व्यक्ति रहता होगा। कक्ष में मिट्टी की ईंटों के गुंबद थे जो 16 फीट से अधिक ऊंचे थे। ये सीधे खड़ी मादा जिराफ से भी ऊंचा है। 36 शताब्दियों पहले बनी किसी चीज के लिए ये अभी भी विशाल महसूस होती थी। हालांकि जब आप याद करते हैं कि मिस्रवासी वास्तुकला के उस्ताद थे तो कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं लगता। और कोई खजाना नहीं, कोई सुनहरा मुखौटा नहीं, और दुख की बात है कि कोई नाम भी नहीं। वो नक्काशीदार घेरा जिसमें राजा की पहचान लिखी होनी चाहिए थी वो अपठनीय था। मिस्र की कब्रें आमतौर पर इस बात का बखान करती थीं कि अंदर कौन है। प्राचीन मिस्र में कार्टूश मूल रूप से राजाओं के लिए एक बड़ा अंडाकार नेम टैग था जो चित्रलिपि में लिपटा होता था। इन्हें वीआईपी पास की तरह समझें, जो इस जीवन और अगले जीवन दोनों में काम करते थे। इसके बिना आपकी आत्मा परलोक के होटल में चेक इन नहीं कर सकती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि मिस्रवासियों के लिए आपका नाम, आपका रेन सिर्फ इसलिए नहीं था कि आपके शिक्षक आपको एक जैसे हेयरकट वाले बच्चों से अलग पहचान सकें। यह आपके अस्तित्व का एक मुख्य हिस्सा था। जब तक आपका रेन जीवित रहता तब तक आप भी जीवित रहते। अपना नाम भुला दिया जाना मृत्यु से भी बदतर नियति मानी जाती थी। एक आत्मा बिना नाम के यात्रा नहीं कर सकती। यही कारण है कि आपको हर जगह कार्टून्स दिखाई देंगे, मंदिरों, ओबेलिस्क, गहनों, मूर्तियों और मकबरे की दीवारों पर। यह वहां सिर्फ मार्केटिंग के लिए नहीं था, इसने फिरौन की उपस्थिति को हर जगह आपके सामने और केंद्र में रखा। कल्पना कीजिए कि एक विशाल मकबरा बनाया जाए और 3600 साल बाद कोई अंदर आए और कहे, ये आदमी फिर से कौन है? ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसीलिए ये कल्पना करना उचित है कि हमारा अनाम फिरौन अनंत काल तक लुटेरों को डराता रहेगा। तो हाँ, कार्टूश को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। सबसे प्रसिद्ध और हैरान कर देने वाले उदाहरणों में से एक थुटमोस तृतीय के मकबरे से आता है। उनका दफन कक्ष और ताबूत सचमुच एक कार्टूश के आकार के थे। दूसरे शब्दों में, पूरा कमरा उनके नाम का एक जीवित वास्तुशिल्प प्रतीक था। शुक्र है कि हाल ही में खोजे गए मकबरे में सब कुछ नहीं मिटाया गया था। प्रवेश द्वार पर सुनहरे रंगों में 2 परिचित रक्षक देवी आइसिस और नेफ्थिस चित्रित थे। आइसिस वो जादूगरनी थी जिसने ओसिरिस को फिर से जोड़ा और उसमें जान फूंक दी। नेफ्थिस उसकी बहन, मम्मी की शाश्वत शोक मनाने वाली और रक्षक थी। साथ में उन्होंने वादा किया कि जो कोई भी यहाँ विश्राम करेगा वो अकेले परलोक का सामना नहीं करेगा, और ये रहस्यमयी फिरौन के महत्व का एक अतिरिक्त प्रमाण है। तो ये कौन हो सकता है? इसका उत्तर देने के लिए हमें इतिहास की गलियों में जाना होगा। ये मकबरा मिस्र के उस उथल पुथल भरे अध्याय का है जिसे दूसरा मध्यवर्ती काल कहा जाता है। एक शासक के बजाय देश में कई प्रतिद्वंद्वी राज्य थे, जिनमें से प्रत्येक का अपना छोटा शक्ति आधार था, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स का वास्तविक मिस्र संस्करण। और उस अराजकता के ठीक बीच में एबिडोस था। कुछ समय के लिए ये राजाओं के अपने वंश का घर था, जिसे तथाकथित एबिडोस राजवंश कहा जाता था। वे पिरामिड बनाने वाले नहीं थे जिन्हें हर कोई जानता है, और इसीलिए वे इतने रहस्यमय हैं। उन्होंने अपने पीछे लगभग कुछ भी नहीं छोड़ा। कोई महान स्मारक नहीं, कोई फैले हुए शहर नहीं, बस टूटे हुए पत्थरों पर नामों के टुकड़े। सदियों तक कई विद्वानों ने तो उनके अस्तित्व पर ही संदेह किया। 2014 में ये कुछ हद तक बदल गया, जब पुरातत्वविदों ने उन रहस्यमय राजाओं में से एक सिनेप्के के मकबरे की खोज की। अब सिनेप्के के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वो बताता है कि उनके पास सुनाने के लिए काफी कहानी है। उसकी हड्डियों से 18 गहरे घावों का पता चला, वैसे ही जो युद्ध में मिलते हैं। उसकी खोपड़ी, पीठ और हाथों पर वार हुए थे, और शायद लड़ते हुए उसकी जान गई, जिससे वो उन गिने चुने फिरौन में से एक बन गया जो युद्ध में मारे गए। उसका मकबरा मामूली था, जिसमें पुराने राजाओं की इस्तेमाल की हुई चीजें थी, लेकिन इसने एक अनमोल चीज दी, सबूत। सिनेप्गाई तक
अभिदोस राजवंश सिर्फ एक सिद्धांत था, उसके साथ ये सच हो गया और इसीलिए ये नई खोज एक बड़ी बात हो सकती है। अबीडोस में हाल ही में मिला शाही मकबरा सेनेपकाई के मकबरे जैसा ही है। इसमें चूना पत्थर के कक्ष, मिट्टी की ईंटों के गुंबद और रक्षक देवता हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा है, जो फिर से इस संभावना को बढ़ाता है कि हम एबिडोस के और भी पुराने, अधिक शक्तिशाली शासक को देख रहे हैं। वो जो कोई भी था, वो महान लोगों के साथ याद किया जाना चाहता था, जो विडंबना है, क्योंकि ऐसा लगता है कि इतिहास ने उसे मिटाने की कोशिश की। शायद उसके मकबरे के साथ मिली अन्य चीजें हमें और बता सके। हाँ, और भी बहुत कुछ है और ये वास्तव में काफी दिलचस्प है। अबिदोस से कुछ ही दूर बनावट गांव में पुरातत्वविदों ने रोमन काल की मिट्टी के बर्तनों की एक कार्यशाला खोजी। हाँ, आपने सही सुना, एक फिरौन के कब्रिस्तान के पास मिट्टी के बर्तनों का कारखाना। उस जगह पे मिट्टी की बड़ी भट्टियां, गोदाम और यहाँ तक के टूटे हुए टुकड़े भी थे, जिन्हें ऑस्ट्राका कहा जाता है। वे मूल रूप से प्राचीन स्टिकी नोट्स थे। बस खरीदारी की सूचियों के बजाय उन पर ग्रीक और डेमोटिक मिस्र की भाषा में रसीदें लिखी थीं। रोजमर्रा के लेन देन के छोटे रिकॉर्ड, ऐसी चीज जिसकी आप किसी खोए हुए राजवंश के राजा के पास मिलने की उम्मीद नहीं करेंगे। सच कहूं तो कुम्हारों ने एक मौका गवा दिया। उबाऊ रसीदों को भूल जाइए। उन्हें तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को ओसाइरिस मग और अनुबिस की मूर्तियां बेचनी चाहिए थी, लेकिन इतना ही नहीं है। ऐसा लगता है कि सदियों बाद मध्यकाल के दौरान वही जमीन एक कब्रिस्तान बन गई। पुरातत्वविदों को मिट्टी की ईंटों की कब्रें मिली, जिनमें कंकाल के अवशेष थे। इसका मतलब ये हो सकता है कि फिरौन के युग के सैकड़ों साल बाद भी अबिडोस ने अपना महत्व बनाए रखा। तो बार बार इसी पहाड़ी पर क्यों? क्या ये जगह वाकई परलोक का द्वार है? आखिरकार ये वही जगह है जहां कहा जाता है कि ओसाइरिस विश्राम करते हैं। वो विश्वास हजारों सालों तक एक साए की तरह बना रहा, इतना मजबूत कि फिरौन और बाद में मध्यकालीन परिवारों को यहाँ खींच लाया। अलग अलग रस्में, वही पवित्र भूमि। हालांकि सच तो यह है कि रोमन यहाँ ओसिरिस के लिए नहीं आए थे, वे बर्तन बनाने आए थे। अबाइडस की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। खुदाई जारी रहेगी और कौन जानता है कि भविष्य में और क्या खोजा जा सकता है। आज पुरातत्वविद ऐसे उपकरणों से लैस हैं जो मूल रूप से रेगिस्तान के लिए एक्सरे चश्मे की तरह हैं। हर स्कैन एक छिपे हुए कक्ष को उजागर कर सकता है, या अगर हम भाग्यशाली रहे तो अंत में हमारे अनाम फिरौन को उसका रेन वापस मिल जाएगा। सच तो ये है कि मुझे ये जानने में काफी दिलचस्पी होने लगी कि वो कौन था, तो उम्मीद है जल्दी कुछ पता चलेगा। बस कुछ ही समय की बात है। या आपका अपना कोई अंदाजा है? मुझे जरूर बताएं। 1850 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ऑगस्ट मैरियट पांडुलिपियों की तलाश में मिस्र गए थे, लेकिन गलती से उन्हें टीलों से बाहर निकला हुआ एक स्फिंक्स का सिर मिला। उन्होंने रेत साफ की और पाया कि स्फिंक्स किसी भूमिगत निर्माण के प्रवेश द्वार का मार्गदर्शन कर रहा था। कई महीनों बाद उन्होंने आखिरकार सक्कारा के सेरापियम में प्रवेश किया। अंदर उन्हें 64 सांडों के अवशेषों के साथ एक विशाल ग्रेनाइट ताबूत मिला। वैज्ञानिक आज भी उस तकनीक से हैरान हैं जिसका उपयोग प्राचीन मिस्र वासियों ने उन विशाल बक्सों को ले जाने के लिए किया था। सेरापियम का निर्माण ईसा पूर्व लगभग 3000 साल पहले किया गया था। यह प्राचीन मिस्र के पवित्र एपिस सांडों के सम्मान में बनाया गया एक भूमिगत मकबरा था। इसमें लगभग 500 फीट लंबा एक गलियारा था, जिसके दोनों ओर पत्थर के विशाल कमरे थे। कुछ ताबूतों का वजन 50 औसत कारों के बराबर था और वे सभी सटीक 90 डिग्री कोणों के साथ अत्यंत सटीकता से बनाए गए थे। इन ताबूतों को चित्रलिपि और नक्काशी से खूबसूरती से सजाया गया था, जो एपिस सांडों के जीवन और महत्व की कहानियां बताते थे। अब केवल 24 ताबूत ही बचे हैं। प्राचीन मिस्र में एपिस सांड देवता टाह से जुड़े बहुत ही विशेष जानवर थे। उनका मानना था कि सांडों में टाह की आत्मा और बुद्धि होती है। वे फिरौन की मदद करते हैं और मिस्र वासियों की रक्षा करते हैं। पुजारी एपिस सांडों को खोजने के लिए युवा सांडों पर विशेष निशानों की तलाश करते थे। यह उसके माथे पर एक सफेद त्रिकोण हो सकता था, जो दिव्य प्रकाश का प्रतीक था। उसकी पीठ पर गिद्ध के पंख जैसा आकार और उसकी जीभ के नीचे एक स्कारब आकार, जो पुनर्जन्म का प्रतीक था। ऐसे लक्षणों वाले सांड को टाह का चुना हुआ मानकर राजसी सम्मान और व्यवहार दिया जाता था। ये सांड मेम्फिस शहर के एक विशेष मंदिर में रहते थे, जहां टाह की पूजा होती थी। आशीर्वाद चाहने वाले आगंतुकों से उन्हें सर्वोत्तम देखभाल और चढ़ावा मिलता था। जब किसी एपिस सांड की मृत्यु हो जाती तो उसे बड़े सम्मान के साथ मम्मी बनाया जाता था।
जब मैरियट ने सेरापियम में प्रवेश किया तो उन्होंने गैलरी के फर्श पर रोलर्स के निशान देखे और उन्हें 2 लकड़ी के क्षैतिज विंच मिले। प्रत्येक में 8 लीवर थे। बाद में अन्य खोजकर्ताओं ने दोहरी रेलें देखीं। दफन कक्ष गलियारे के फर्श से नीचे थे। बक्सों को जगह पर रखने के लिए श्रमिकों ने कक्षों को रेत से भर दिया ताकि ताबूतों को सीधे अंदर ले जाया जा सके। फिर उन्होंने धीरे धीरे रेत हटाई ताकि बक्सों को आधारशिला में पूरी तरह से कटी हुई जगहों पर धीरे से उतारा जा सके। सेरापियम में मिले एक नक्काशीदार पत्थर के चिन्ह में कहा गया है कि टॉलेमी द्वितीय के समय में सिर्फ एक ताबूत और उसके ढक्कन को उसकी जगह पर ले जाने में 28 दिन लगे थे। 90 डिग्री कोणों वाले ताबूतों की अत्यधिक सटीकता का भी एक स्पष्टीकरण है। प्राचीन मिस्रवासियों ने बहुत समय पहले ज्यामिति पर ग्रंथ या कहें कि पपायरस लिखे थे। इससे पता चलता है कि वे अनुमानित संख्या पाई को जानते थे और ऊपर से कटे हुए पिरामिड के आयतन की गणना कर सकते थे। अगर वे उस समय ऐसी जटिल गणित को समझ सकते थे तो यह तर्कसंगत है कि वे 500 साल बाद पूरी तरह से सपाट सतहों को भी तराश सकते थे। ये सब काफी सही लगता है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ कुछ बातें मेल नहीं खाती। इन बक्सों का आकार सांडों के आकार से कहीं ज्यादा बड़ा है। फिर भी उन्होंने फिरौन को छोटे ताबूतों में दफनाया जो उनके शरीर के लिए बमुश्किल काफी थे। ये ताबूत ग्रेनाइट से अद्भुत सटीकता के साथ बनाए गए हैं, जबकि वे चूना पत्थर का उपयोग कर सकते थे, जिससे काम बहुत आसान हो जाता। बक्सों को ले जाना काफी सरल लगता है, लेकिन केवल सैद्धांतिक रूप से। यदि एक व्यक्ति लगभग 440 पाउंड खींच सकता है, तो सिर्फ एक बक्से को खींचने के लिए कम से कम 250 लोगों की आवश्यकता होगी। सेरापियम की सुरंगें वास्तव में बहुत संकरी हैं, जो खुद बक्सों से केवल लगभग 2 फीट ही चौड़ी हैं। सैकड़ों लोगों के लिए उन तंग जगहों में घुसकर बक्सों को खींचना नामुमकिन है। और अगर वे ऐसा कर भी लेते तो वे तंग गलियारे में बक्से को कैसे घुमाते, उसे उसके खांचे में कैसे उतारते और बिल्कुल बीच में कैसे रखते। किसी तरह उन्होंने ऐसा 24 बार किया और हर बक्सा बिल्कुल बीच में स्थित है। इसके अलावा कक्ष धूल भरे थे और वहां दियों की कालिख का कोई निशान नहीं था। इसका मतलब है कि उन्होंने लगभग पूरी तरह अंधेरे में काम किया होगा। बक्सों का असली उपयोग कुछ अलग भी हो सकता था। बहुत समय पहले मिस्र के फिरौन के शासन से भी पहले स्थानीय लोग खमीरीकरण का उपयोग करना जानते थे। यह तब होता है जब यीस्ट नामक सूक्ष्म जीव स्टार्च जैसे कुछ तत्वों को खाते हैं और उन्हें गैस और इथेनॉल में बदल देते हैं। तो प्राचीन मिस्र में किसी ने शायद जौ, रोटी और यहाँ तक कि मांस जैसे भोजन को एक विशाल पत्थर के बक्से के अंदर रखा होगा, फिर उसे एक भारी ढक्कन से कसकर बंद कर दिया होगा। ग्रेनाइट से तराशे गए ये पत्थर के बक्से इतनी सटीकता से बनाए गए थे कि वे लगभग पूरी तरह से सील थे, ताकि उनमें से कुछ भी बाहर ना निकल सके। जैसे ही बक्से के अंदर यीस्ट ने काम करना शुरू किया, उसने अधिक से अधिक CO2 गैस बनाई। इससे बक्से के अंदर दबाव बढ़ गया। ग्रेनाइट के बक्से अविश्वसनीय रूप से मजबूत थे। वे कार के टायर की तुलना में अधिक दबाव झेल सकते थे। जब ग्रेनाइट को इतने दबाव में दबाया गया तो उसके क्रिस्टल ने एक छोटा विद्युत आवेश उत्पन्न किया। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि ग्रेनाइट में क्वार्ट्ज नामक पदार्थ है जो दबाव पर इस तरह प्रतिक्रिया देता है। इस प्रक्रिया के लिए मांस या जानवरों के अंगों की भी आवश्यकता थी, संभवतः यीस्ट को बेहतर ढंग से बढ़ने में मदद करने के लिए। मांस में ओलिक एसिड नामक कुछ होता है जिसकी यीस्ट को बढ़ते रहने और अपने द्वारा उत्पादित इथेनॉल के बुरे प्रभावों से बचने के लिए आवश्यकता होती है। जैसे जैसे बक्से के अंदर दबाव बढ़ता गया, गैसों और बिजली के संयोजन ने इन बक्सों को न केवल प्राचीन फ्रिज बल्कि शक्तिशाली ऊर्जा प्रणालियां बना दिया। समय के साथ अंदर का दबाव इतना मजबूत हो गया कि वह ढक्कन को खोल सकता था और गैस एक धमाके के साथ बाहर निकल जाती थी। लेकिन जब 1850 में लोगों ने सेरापियम को फिर से खोजा तो उन्हें पुराने चित्र मिले जिनमें कुछ बक्सों के ढक्कनों के ऊपर पत्थरों के ढेर लगे हुए थे। तो बहुत पहले किसी ने शायद ढक्कनों को और भी भारी बनाने की कोशिश की थी ताकि गैस के दबाव के लिए उन्हें खोलना मुश्किल हो जाए। इस अतिरिक्त वजन का मतलब यह भी था कि ग्रेनाइट में मौजूद क्वार्ट्ज क्रिस्टल उस दबाव में और अधिक बिजली पैदा कर सकते थे। अगर हजारों साल बाद कोई इन पत्थर के बक्सों को खोलता तो उन्हें केवल उन बैलों की हड्डियां मिलती जिन्हें बक्से में रखा गया था। और 1850 के दशक में मैरियट ने बिल्कुल यही खोजा था। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में पहली खुदाई के तुरंत बाद उन्होंने सेरापियम को आगंतुकों के लिए खोल दिया था। प्रिंस ऑफ वेल्स ने तो अपने मेहमानों के साथ एक ताबूत में दोपहर का भोजन भी किया था। रेत और भूकंपों ने कुछ समय के लिए इस जगह को दुर्गम बना दिया था, लेकिन अब आप यहाँ फिर से जा सकते हैं और खुद इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं।
नई तकनीक के साथ हमें जल्द ही कई अन्य ऐतिहासिक रहस्यों के जवाब मिल सकते हैं। शिकागो के फील्ड म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के वैज्ञानिकों की एक टीम ने हाल ही में प्राचीन मिस्र की मम्मी को बिना खोले उनके बारे में और जानने के लिए एक विशेष सीटी स्कैनर का उपयोग किया। वे 26 मम्मियों को सावधानी से कस्टम कार्ट पर लादकर पार्किंग स्थल तक ले गए, जहां स्कैनर उनका इंतजार कर रहा था। इसने प्रत्येक मम्मी और उनके ताबूतों की हजारों विस्तृत एक्स-रे तस्वीरें ली। जब सभी तस्वीरों को एक साथ रखा गया तो उन्होंने 3D चित्र बनाए, जिनसे पता चला कि अंदर क्या था, कंकाल और कुछ कलाकृतियां। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि ये चित्र उन्हें 3000 साल से भी पहले की प्राचीन मिस्र की दफन प्रथाओं को समझने में मदद करेंगे। भले ही स्कैनिंग प्रक्रिया में केवल 4 दिन लगे, लेकिन पूरे डेटा का अध्ययन करने में 3 साल लग सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिक मम्मियों के बारे में कुछ व्यक्तिगत विवरण जानने में सफल रहे। संग्रहालय की सबसे लोकप्रिय मम्मीकृत व्यक्तियों में से एक लेडी चैनेट आ 3000 साल पहले प्राचीन मिस्र में रहती थीं। उनका निधन 30 के दशक के अंत या 40 के दशक की शुरुआत में हुआ था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि परलोक में शरीर पूर्ण दिखे, शव रक्षकों ने उनकी गर्दन को पिचकने से बचाने के लिए उसमें भरावन डाल दिया था। उन्होंने उनकी आंखों के कोटरों में कृत्रिम आंखें भी रखीं, ताकि अगली दुनिया में उनके पास आंखें हों। उन्हें शानदार लिनन में लपेटा गया और एक खूबसूरती से सजाए गए ताबूत में रखा गया। स्कैन से पता चला कि इसे सावधानी से बनाया गया था, जिसके पीछे एक चीरा था, जिसका उपयोग शव रक्षकों ने शरीर को फिट करने के लिए किया था। सतह पर कुछ कलात्मक विवरण भी थे, जैसे उनके घुटनों के लिए निशान। ऐसा लगता है कि उनका दफन किसी हाई एंड लग्जरी कार के स्तर का था।